साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान में अब डिक्टेटरशिप आने वाली है। वहां का आसिम मुनीर असीमित शक्तियों के साथ पूरे पाकिस्तान पर राज करने वाला है। पाकिस्तान अपने यहाँ 27वां संशोधन यानी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आने वाला है, जिसके बाद कई सारी पावर्स मिलिट्री के पास आ जाएंगी। और एक तरह से, हालांकि पाकिस्तान को आज भी मिलिट्री ही चला रही है, लेकिन जो थोड़ी बहुत शक्तियां वहां के राज्यों के पास थीं या थोड़ी बहुत शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के पास थीं, वो सब भी अब मिलिट्री पर आ जाएंगी। और मिलिट्री में भी अभी आप देख रहे हो आसिम मुनीर, जो कि अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है, हमारी नज़र में फील्ड मार्शल है, वो एक और पद ऐसा बना रहा है जिस पद पर वो काबिज हो जाएगा और अगले 5 साल तक वहां रह सकता है। जी हाँ, आप पिछले 2 साल से लगातार सुन रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर बताया जाता है, नरेटिव चलता है, यूट्यूब पर आप देखते हैं, अलग अलग जगहों पर देखते हैं। कभी शेख हसीना को डिक्टेटर बताया गया तो वहाँ से उनका तख्ता पलट हो गया। कभी कहीं पर तो कहीं पर किसी किसी को डिक्टेटर बताया गया और वहाँ पर या तो तख्ता पलट की कोशिश हुई या तख्ता पलट हो गया। अंत में आप देख रहे हैं, या वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, डिक्टेटर कहाँ पर लोग बन रहे हैं? उन देशों में जो अमेरिका से हाथ मिला करके बैठे हुए हैं। अब आप पाकिस्तान का ही उदाहरण देख लीजिए। ऐसे करके एक नैरेटिव बनाया जाता है और पूरी दुनिया में जो चेस की गोटियां हैं, अमेरिका अपने हिसाब से रखता है। अब ये पाकिस्तान में जो संशोधन लाया जाएगा, क्या ये पहली बार लाया जा रहा है, या इस संशोधन में कौन कौन से प्रावधान हैं, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस भिखारी को देख लीजिए, ये जब ट्रम्प के सामने जाता है तो किस तरह से, देखो ये मेरे फोटो देख करके पता चल जाता है कितने बड़े भिखारी हैं। इन दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, देख करके पता चल रहा होगा कि अरे सर, थोड़ा सा कुछ लोन मिल जाता तो, मतलब उस तरह सा कुछ है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान में ये बात रखी गई है, एक सभी से राय ली जा रही है पॉलिटिकल पार्टी से, कि हम 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें ये प्रावधान है और सभी का टेम्परेचर नापा जा रहा है कि कौन किस चीज़ पर क्या बोल रहा है। ये जो प्रावधान है अमेंडमेंट का, इसके बाद कई सारी चीज़ें वहाँ बदली हुई नज़र आएंगी। जैसे जो आसिम मुनीर है, ये फील्ड मार्शल अपने आप को कहता है। इस साल मई में घोषणा हो गई थी, लेकिन ये इनफॉर्मल घोषणा थी, कहीं भी लीगल प्रोसीजर ऐसा नहीं है जहाँ पर फील्ड मार्शल का रैंक दिया जा सके। तो इस अमेंडमेंट के बाद जैसे ये रिटायर हो जाएगा, अभी 28 नवंबर को रिटायर हो जाएगा, उसके बाद लीगली इसे फील्ड मार्शल का टैग दे दिया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरी बात ये होगी कि इसके बाद भी एक पोस्ट बनाई जाएगी, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसी तरह से वहां पर एक बड़ी पोस्ट बनाई जाएगी जो फील्ड मार्शल से भी ऊपर होगी, और उस पोस्ट पर ये आसिम मुनीर काबिज हो जाएगा और सभी सेनाओं को अपनी तरह से नियंत्रित करेगा। फील्ड मार्शल वो आर्मी तक सीमित है, अभी वहाँ से रिटायर होने वाला है वो, तो उसके बाद कैसे पावर हासिल करे? तो उसके लिए एक नई जुगाड़ करी है जिसमें अगले 5 साल तक ये पावर हासिल कर सकता है। फील्ड मार्शल 5 सितारा जनरल होता है, 5 स्टार जनरल होता है। जो अब बनेगी पोस्ट वो शायद 6 स्टार होगी, यानी 7 स्टार होगी, जो भी होगा इससे ऊपर ही होगी, तो वो पोस्ट भी बनाई जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा जुडिशरी में बदलाव किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएंगी जो सेपरेट होंगी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस वहां चलाए जाएंगे, और ऐसे केसेस जो बहुत सीरियस हैं या बहुत जल्दी उनको डील करना है, उनको इन कोर्ट्स में डील किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इमरान खान का केस है, इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं। अब आसिम मुनीर चाहता है कि इसको मरवाएं, क्या करें? अब स्पीडी ट्रायल हो नहीं पा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आसिम मुनीर जैसे चाह रहा है वैसे हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए अब वो अलग से ही कोर्ट बनवा देगा। वहाँ पता चला 10 दिन में सब कुछ हो गया और इमरान खान को फांसी हो गई। तो जिसको टांगना है, किसी को एंटी नेशनल बोलना है, किसी को देशद्रोही बोलना है, तो इन सब को देशद्रोही, एंटी नेशनल और इन सब के नाम पर जल्दी जल्दी लटकाया जा सके, इनको सजा दी जा सके, इनको डरा के रखा जा सके, इसके लिए कोर्ट की अलग से व्यवस्था हो रही है। साथ ही जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उसमें भी जजेस के ट्रांसफ़र को लेकर के भी जो बदलाव है वो इस अमेंडमेंट के बाद किया जाएगा, और कुछ इस तरह से कर दिया जाएगा कि जो आर्मी चाहेगी वैसे बदलाव किया जाएगा। उसके बाद प्रोविंशियल पावर्स, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। तो
कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राज्य सरकारों के पास हैं, जिनमें से फैमिली प्लानिंग एक है, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल गवर्नेंस है। ये सारी जो शक्तियां अभी राज्य सरकारों के पास हैं, इनमें से ज़्यादातर शक्तियां वापस से केंद्र के पास आ जाएंगी और कहीं ना कहीं मिलिट्री के इशारे पर चलेंगी। आप कहेंगे कि ये सब हो रहा है, क्या ये इस शक्तियों का स्थानांतरण पहले भी हुआ है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर्स पहले भी कभी हुआ है? तो मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बता दूं। पाकिस्तान में जैसे 27वां संशोधन होने वाला है, अमेंडमेंट होने वाला है, ऐसे ही 8वां हुआ था, 8th 1988 में हुआ था, और इसे किया था जिया उल हक ने। जिया उल हक ने क्या किया था कि जितनी भी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी, वो सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दे दी गई। ज़्यादातर मतलब प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट था। तो इसने ज़्यादातर शक्तियां प्रेसिडेंट की तरफ केंद्रित कर दी थी। जैसे हमारे देश में आप जानते हो, शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो सेरिमोनियल है। तो इसी तरह से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर या जो जितनी भी पार्लियामेंट की शक्तियां थी वो अपने पास केंद्रित कर ली, और इस तरह से लंबे समय तक पाकिस्तान में ये 8वां संशोधन लागू रहा। हालांकि बीच बीच में चुनाव हुए तो लोगों ने कहा कि हम इसे हटा देंगे। जैसे बेनज़ीर भुट्टो थी, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि भाई जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद हम इसको हटा देंगे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, नहीं हट पाया। लंबे समय तक ये प्रभाव में रहा और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ही ताकतवर रहा। ठीक है, उसके बाद 18th अमेंडमेंट आया, 18वां, ये 2010 में आया था, जिसे जरदारी ने साइन किया था। इसमें वापस से क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास जो काफ़ी हद तक शक्तियाँ आ गई थी, उनको वापस से नीचे प्राइम मिनिस्टर और लोकल गवर्नमेंट में पहुंचाया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में पहुंचाया गया, राज्य सरकारों को दी गई, और उसके बाद से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी डेमोक्रेसी जैसा कुछ कुछ दिखने लगा था। ये जो जरदारी है, ये अभी भी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, आसिफ अली जरदारी। 2010 में इसी ने साइन करके प्रेसिडेंट को फिर से एक सेरेमोनियल टाइप का बना दिया था। अब वापस से जब 27वां संशोधन आ रहा है, तो आप देख रहे हो प्रेसिडेंट क्या, आर्मी के जनरल से भी ऊपर, उससे भी ऊपर पोस्ट बनाई जाएगी, उसके पास लगभग शक्तियां रहेंगी, और जैसे केंद्र कहेगा वैसे काम होगा, और केंद्र वही करेगा जो ये मिलिट्री कहेगी। इस तरह से व्यवस्था पूरी करी जा रही है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहां पर यह बात भी कही जा रही है पाकिस्तान में इस वक्त कि पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फंड जो आता है टैक्स कलेक्ट करके, उसमें से पहले ज़्यादातर फंड ऐसा था जो राज्य सरकारों को दे दिया जाता था, यानी 50% से अधिक था जो राज्य सरकारों को दिया जाता था, और केंद्र के पास 50% से कम रहता था। ये ऐसी व्यवस्था लाने वाला आसिम मुनीर कि केंद्र के पास 53 से 54% तक फंड रहेगा, राज्य सरकारों को 50% से भी कम फंड जाएगा। मतलब टोटल 100 रुपये कलेक्ट हुए तो राज्य सरकारों को 50 से भी कम रुपए जाएंगे। इस तरह की एक व्यवस्था करने वाला है। यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये केंद्र सरकार बताएगी, और केंद्र सरकार को कौन बताएगा, आसिम मुनीर। हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन में क्या क्या करना है, ये पहले राज्य सरकार देख रहे थे, अब केंद्र सरकार देखेगी, और केंद्र सरकार भी किसके कहने पर करेगी, आसिम मुनीर के कहने पर करेगी। उसी प्रकार से जो जजेस का ट्रांसफ़र है या जो नई अदालत बनाई जाएगी, उसमें जिस तरह के केसेस आएंगे उनका सारा कुछ कौन देखेगा, केंद्र सरकार देखेगी। केंद्र सरकार किसके कहने पर, मिलिट्री के कहने पर, आसिम मुनीर के कहने पर। और उसी प्रकार से आसिम मुनीर एक नए पद पर काबिज हो जाएंगे, जिसके द्वारा अब वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को कमांड दे रहे होंगे और अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे होंगे। ये होने वाला है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसे पास नहीं होने देंगे। अभी जो वर्तमान में वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो पूर्ण बहुमत में उनकी सरकार नहीं है, उनकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ब्रैकेट में नवाज़। ये इसको समर्थन प्राप्त है PPP का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन दोनों के समर्थन के साथ कुछ छोटी छोटी पार्टियां और हैं, वो भी सरकार में शामिल हैं। तो इनको ये प्रस्ताव इन सभी पार्टियों से एक तरीके से सहमति के साथ पास कराना होगा। अभी कोई सहमति दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। हो सकता है भाई सभी दे दें, क्योंकि भाई मिलिट्री जब कहेगी तो सबको देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है ये 27वां संशोधन पास हो जाएगा और आसिम मुनीर ताकतवर और ज़्यादा हो जाएगा। आसिम मुनीर के ताकतवर होने से आसिम मुनीर को भी फायदा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को आसिम मुनीर मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बलूचिस्तान गिरवी रख दो, उसने रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऐसा कर दो, ऐसा कर दिया। मतलब हर चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो फेवरेट फील्ड मार्शल है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही है। और इसको भी पता है कि जब तक मैं सत्ता में रहूंगा
तब तक चीज़ें मेरे मुताबिक होती रहेंगी, क्योंकि इसको भी आगे टेन्योर चाहिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप है एटलीस्ट। तो उसका एक ही रास्ता था, वो यही था। अब डोनाल्ड ट्रंप से इसको और इसको डोनाल्ड ट्रंप से फ़ायदा होता रहेगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिका जब तक चाहता है तब तक पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस बचा रहता है। पाकिस्तान कब का टूट गया होता, लेकिन हमेशा अमेरिका ने उसको बचा लिया। इस बार भी भारत पाकिस्तान को बिल्कुल लगभग ख़त्म करने के एंड पर आ गया था। एयर बेसेस उड़ा दिए, अब फिर कराची पोर्ट उड़ता है, फिर धीरे 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 जब इनकी पूरी डिफेंस ही खत्म हो जाती है, फिर पाकिस्तान में बचता ही क्या। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान से कह करके भारत को फ़ोन करवाया कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। भारत ने कहा चलो ठीक है, ये भारत ने उसको एक तरीके से रोक दिया, तो पाकिस्तान बच गया। अभी भी पाकिस्तान को ये पता है कि कल को बात बहुत ज़्यादा भी अगर बिगड़ गई तब भी पाकिस्तान टूटेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि पाकिस्तान की टूटने की स्थिति जब भी आएगी, जब भी पाकिस्तान को लगेगा वो टूटने वाला है, उसी वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी देगा और अमेरिका पाकिस्तान को न्यूक्लियर अटैक करने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के खुद न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान में रखे हुए हैं। अगर पाकिस्तान उनका उपयोग करता है तो दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा कि अमेरिका के न्यूक्स पाकिस्तान में रखे हुए हैं। इसलिए अमेरिका कभी उनको यूज़ नहीं होने देगा। फलस्वरूप पाकिस्तान बार बार घुटनों में बैठ करके इंडिया से माफ़ी मांग लेगा और बार बार इंडिया को रुकना पड़ेगा। या तो रातों रात ऑपरेशन ऐसा हो कि खेल हो जाए, और यही होने की चांसेस हैं। मैं कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को सिर्फ उसका न्यूक्लियर अटैक बचा सकता है, जो पाकिस्तान कर नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं करने देगा, सीधी बात है। और अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो ये बहुत तेज कार्रवाई में करना पड़ेगा, विद इन आवर्स। तो यही हमारी आर्मी देखो क्या करती है। इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बाकी तालिबान वाले भी पूरी तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मचाए हुए हैं। आप याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि तालिबान या कहें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बातचीत चल रही है टर्की में, जिसमें टर्की और कतर दोनों मीडिएटर हैं। इस बातचीत को सीज फायर के लिए किया जा रहा है, पीस टॉक के रूप में किया जा रहा है, लेकिन कुछ खास इसका परिणाम निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर सीज फायर ही हो गया, शांति ही स्थापित हो गई, तो बात पाकिस्तान के फेवर में चली जाएगी। और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में शांति रहे, इसलिए इसका फेल होना ज़रूरी था, और हुआ भी, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर इस तरह की बातें कह रहा था जो तालिबानियों को पसंद नहीं आई। पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे यहाँ टीटीपी हमला करती है, ये तालिबान करवा रहा है। तालिबान ने कहा जो टीटीपी है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में एक ग्रुप है। अब भले ही वो तालिबान वाली विचारधारा रखता है, लेकिन उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में कलेश कर रहा है, तुम उसे देखो। तुम जबरदस्ती लिंक स्थापित क्यों कर रहे हो कि हम करवा रहे हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो पाकिस्तान इस बात को नहीं दे पाया, सबूत नहीं दे पाया इसका। दूसरी बात, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भाई अगर किसी भी तरह से ये पीस टॉक फेल हुई तो ये स्थिति वॉर के लिए हो जाएगी। अरे भाई, वॉर के लिए क्यों हो जाएगी? अफगानिस्तान वही कहता है कि अगर तुम बात बात पे हमें धमकी दोगे तो हमारे हर घर से बच्चा जो है तुमसे लड़ने निकलेगा। ये बात तालिबान ने कही है कि हर घर से बच्चा निकलेगा पाकिस्तान को मारने के लिए। और तालिबान ने यह भी कहा है कि यदि अगर वॉर की स्थिति हुई तो हम लाहौर को जला देंगे। तो तालिबानी तो आपको पता ही है, कर ही देंगे इस काम को। उसके अलावा पाकिस्तान ने कई सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में छोड़े हुए हैं, अलकायदा भी उसमें से एक है, न जाने कितने अलग अलग हैं, जो पाकिस्तान के कहने पर अफगानिस्तान में अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस बात के सबूत तालिबान के पास हैं। तालिबान इन सबूतों को भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा है। और तालिबान ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अपने इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं रोका तो इसके परिणाम और घातक होंगे। यानी तालिबान ने अब कमर कस ली है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो पाकिस्तान तालिबान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी शांति बिल्कुल भी नहीं है। तो आसिम मुनीर ये जानता है कि ऐसी स्थिति में अगर वो पद संभालता है इससे भी ऊपर का, तो वहाँ की जनता संभालने देगी, क्योंकि वहाँ की जनता को ऐसा लग रहा है कि उनका देश यानी पाकिस्तान अभी संकट में है, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ भारत। तो ऐसी स्थिति में ये आसिम मुनीर ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। और आप देखना, आसिम मुनीर के लिए एग्जिस्टेंस में बने रहना, पद पे बने रहना फेवरेबल है जब तक पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस है। तो वो कहीं ना कहीं खुद चाह रहा होगा कि डिस्टर्बेंस बना रहे, और इसी डिस्टर्बेंस को और इंटेंसिफाई करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए वो भारत के एंड पर भी कुछ ना कुछ प्रयास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तालिबानियों ने कहा है। दूसरा, ये देखिए, अफगानिस्तान ने भी कह दिया था कि अगर युद्ध होता है
तो पाकिस्तान के लाहौर को जला देंगे। ये धमकी इन्होंने दी है। तो इस समय पाकिस्तान के लिए तालिबानी बहुत भारी पड़ रहा है। भारत जब आएगा तब तो फिर खेल ही कर देगा। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि विद द टाइम अब अमेरिका की तरफ से किस तरह के बयान आएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बयान ये भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने के लिए इच्छुक हैं, इंडिया आना चाह रहे हैं, ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। एक तरफ उनको ट्रेड डील का लालच भी है, एक तरफ उनको ये भी है कि पाकिस्तान के ज़रिए मैं इंडिया को परेशान करूं, एक तरफ उनको ये भी है कि पाकिस्तान के ज़रिए मैं अफ़गानिस्तान में बगराम एयरवेज़ ले लूं। कई सारे चैलेंजेस उनके पास हैं, पर उनको ये भी पता है कि वो दुनिया में किसी को भी इकनॉमी, वॉर, इन सब की धमकी दे करके बरगला सकते हैं, कंपनसेट करवा सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन यूएसए की बात किसी कीमत पर अफ़गानिस्तान नहीं मानेगा, और यूएसए इसका अनुभव ले चुका है पहले। तुम अफ़गानिस्तानियों को धमकी दो, टैरिफ लगा देंगे, वो कहेंगे लगा दो। तुम अफ़गानिस्तानियों को धमकी देंगे, अटैक कर देंगे, कर दो। तुम इतने साल रहे, 20 साल रहे, हार के ही आए हो। तो यूएसए के लिए भी अफ़गानिस्तान एक सरदर्द बन गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब यूएस इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। और उसके बाद देखना दिलचस्प ये भी होगा कि पाकिस्तान में जब ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी सारी पावर्स, उसके बाद जनता को बांधे रखने के लिए आसिम मुनीर किस तरह से टैक्टिक्स अपनाएगा। आसिम मुनीर ज़रूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करने वाला है जो भारत को परेशान कर सकती है। इसलिए आगे देखते हैं क्या होता है, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।